नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीकली करंट अफेयर के थर्ड वीक के बारे में। वीकली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 15 मई से 21 मई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग देखने वाले हैं। इस हफ्ते का पूरा निचोड़ आपके सामने लाने वाला हूं मैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन इमेजेस के साथ में आपको मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल कंटेंट होने वाला है। आप आने वाले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। वहीं पर आप पीडीएफ सेक्शन में जा करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मॉक टेस्ट में जाकर या फिर फ्री क्विज में जा करके क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारे ई बुक और वीडियो कोर्सेज को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो कोर्सेज में बहुत सारे वीडियो कोर्सेज आए हुए हैं, जैसे CBT2 स्पेशल जीएस बैच है, जीएस का सभी एग्जाम के लिए कॉम्बो बैच है, यूपी लेखपाल स्पेशल बैच है। इसके अलावा यूपी लेखपाल में अगर आप इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हो, ग्रामीण परिवेश या हिंदी या इकोनॉमी या पॉलिटी, उनको भी आप इंडिविजुअली पढ़ सकते हो। यूपी पुलिस का खाकी बैच है। इनमें से आप अगर कोई सा भी बैच लेना चाहते हो तो आपको जगह जगह पर व्हाट्सएप का आइकन मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। आप क्लिक कीजिएगा, इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी, दी जाएगी और आप उसे परचेज कर पाएंगे। अभी के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रहा है NTPC CBT2 बैच पर 40% का, तो आप इसे ले सकते हैं। कूपन कोड यूज कीजिएगा NTPC 40। तो इस कूपन कोड के बाद आपको 40% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीक के दमदार क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन, फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट में टॉप पर कौन है? तो टॉप पर हैं दोस्तों इस बार लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी टॉप पर हैं और लेब्रॉन जेम्स हैं सेकेंड पोजीशन पर और क्रिस्टियानो रोनाल्डो आ गए हैं इस बार थर्ड पर। यहाँ पर आप इमेज में देख पाएंगे तीनों के नाम। ये है लियोनेल मेसी, ठीक है। तो ये आ गए हैं इस बार टॉप पर। अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं दोस्तों लियोनेल मेसी। इनकी इस बार की जो पिछला वर्ष बीता यानी 2021, इसमें इन्होंने $130 मिलियन कमाए। लेब्रॉन जेम्स जो हैं 121.2 मिलियन कमाए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 115 मिलियन की कमाई की पिछले साल। ये फोर्ब्स की लिस्ट है और फोर्ब्स की लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, इस लिस्ट में इकलौते भारतीय खिलाड़ी रहे विराट कोहली, 262 करोड़ रुपए कमाए हैं ये। ओके, अगला देखते हैं। 2027 में SEA यानी साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो 2027 में जो साउथ ईस्ट एशियन गेम्स होने वाला है उसकी मेजबानी दोस्तों मलेशिया करेगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। 2027 में दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी मलेशिया करने जा रहा है। और चूंकि इस बार का जो संस्करण है ये हनोई में होगा, वियतनाम की राजधानी है हनोई। 2022 में ये चल रहा है, ठीक है। 2022 में होना तो था 2021 में, लेकिन 2022 में ये कोविड के कारण चल रहा है, तो एक वर्ष टला है। अभी आगामी जो भी खेल हैं उनको यहाँ पर मैं दिया हुआ हूँ, तो आप देख सकते हो पूरी लिस्ट कब कब होंगे साउथ ईस्ट एशियन गेम्स। जैसे 2021 का वियतनाम में होना था, लेकिन ये 2022 में हो रहा है ड्यू टू कोविड-19। जैसे टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था, 2021 में हुआ, ठीक है ना। साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2023 होगा दोस्तों कंबोडिया में, 2-2 वर्षों के अंतराल पर ये होता है। 2025 का थाईलैंड में, 2027 का मलेशिया में और 2029 का होगा सिंगापुर में। दक्षिण पूर्व एशियाई गेम्स में दोस्तों दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल होते हैं, हिस्सा लेते हैं। अगला, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 में निम्न में से किसने गोल्ड मेडल जीता? तो दोस्तों अभी हाल ही में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का जूनियर वर्ल्ड कप आयोजित हुआ। इसमें ईसा सिंह और सौरभ चौधरी, इन दोनों की जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इंडियन टीम है, जूनियर वर्ल्ड कप में गई थी। जर्मनी के सुहल में ये आयोजित किया गया था। तो भारतीय पिस्टल जोड़ी ईसा सिंह और सौरभ चौधरी ने मिश्रित टीम पिस्टल इवेंट में गोल्ड जीता हुआ है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका म्यूनिख जर्मनी में है और अध्यक्ष हैं व्लादिमीर लेसिन। अगला, हाल ही में टाटा ग्रुप ने किसको एयर इंडिया का CEO और MD नियुक्त किया? तो एयर इंडिया के नए CEO और MD नियुक्त किए गए हैं दोस्तों कैंपबेल विल्सन। अच्छा, जब मैं यहाँ पर क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ तो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में मैं वक्त ले रहा हूँ। इतने टाइम में आपको चाहिए कि फटाफट से रिप्लाई दे दो कि कितना कौन सा आंसर आपका है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इससे आपका रिवीजन बेहतर तरीके से हो जाएगा। और एंड में अपना स्कोर बता देना कमेंट करके। स्कोर आप जरूर बताएंगे, ठीक है। स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है आपको। चलिए, तो कैंपबेल विल्सन फिलहाल के लिए एयर इंडिया के नए CEO और MD रहेंगे। टाटा ग्रुप में इनको नियुक्त किया हुआ है।
यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कैम्पबेल विल्सन, न्यू CEO और MD ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया का एक्विजिशन दोस्तों 18,000 करोड़ में किया टाटा ग्रुप ने, ये तो बात आपको पता होगी। भारत सरकार से 100% हिस्सेदारी इसने खरीद ली है, ठीक है। तो स्कूट एयरलाइंस के जो CEO थे अभी तक वो कैम्पबेल विल्सन, तो अब आएंगे एयर इंडिया में। इनके पास 26 सालों का एक्सपीरियंस है। 1932 में स्थापित हुई थी, जमशेदजी टाटा जी ने स्थापित किया हुआ था। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, टाटा ग्रुप इसका ओनर है। अगला, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस अभी हाल ही में मनाया गया 14 मई को। एक्चुअली में वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है ये साल में 2 बार मनाया जाता है। कब कब मनाया जाता है? एक तो ये मई महीने के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है, ठीक है। एक मनाया जाता है अक्टूबर महीने के सेकेंड सैटरडे को, अक्टूबर महीने के सेकेंड सैटरडे को ये मनाया जाता है, ठीक है। तो 2 बार मनाया जाता है, जिसमें से अभी पहला वाला इस साल का मनाया गया कब? 14 मई को, 14 मई को। अब सेकेंड सैटरडे अक्टूबर महीने में कब पड़ता है ये देखना होगा। तो फिलहाल 14 मई, ये देखिए 8 अक्टूबर को पड़ रहा है, तो 8 अक्टूबर को भी मनाया जाएगा। इस बार की थीम है लाइट पॉल्यूशन। जो प्रवास करने वाले जो पक्षी होते हैं ना, मौसम के अनुसार वो अपना स्थान बदलते रहते हैं, तो उन्हीं पक्षियों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए ये दिवस मनाया जाता है। आप देखते होंगे दोस्तों, गर्मियों के मौसम में अचानक से पक्षी आ जाते हैं, जहाँ पर ठंडे प्रदेश में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, वहाँ से ठंडी के मौसम में, कम ठंडी के मौसम में यहाँ आ जाते हैं। जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ठंडे देशों में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये पक्षी प्रवास करते रहते हैं इधर से उधर। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति किसने शुरू किया? तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों मध्य प्रदेश में जाकर के मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का उद्घाटन किया है। तो मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एक नया स्टार्टअप के लिए पॉलिसी होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इंदौर में ये शुरू किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्राइम मिनिस्टर ने इसे शुरू किया है। इसमें क्या होगा? स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में अगर एक डाटा आया है उसके अनुसार अगर देखें हम लोग, तो केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1937 स्टार्टअप हैं, जिनमें से 45% महिलाएं स्टार्टअप चला रही हैं। अगला, किस देश ने पहली बार थॉमस कप जीत करके इतिहास रचा? तो दोस्तों थॉमस कप जीत लिया है भारत ने। बहुत बड़ी इस बार अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत बड़ा समझ लो कि अचीवमेंट है ये भारत के लिए। जैसे 1983 में भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था ना क्रिकेट में, वैसे ही ठीक अचीवमेंट आप इसको समझिएगा, बैडमिंटन में थॉमस कप का भारत का थॉमस कप जीतना बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। आगे आने वाली पीढ़ियां समझ लो कि इससे इनकरेज होंगी। जैसे आप देखते हैं 1983 के बाद इंडियन क्रिकेट बदलता गया, 2011 के बाद तो और ज़्यादा बदल गया, और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, और आज यही कारण है BCCI जो है ये दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली ये क्रिकेट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो भारतीय टीम ने जीत हासिल की है, थॉमस कप पहली बार जीता है, ठीक है। 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हरा दिया है। अब थॉमस कप जीतने वाला 6ठा देश बन गया है इंडिया। थॉमस कप जो होता है दोस्तों, ये बैडमिंटन का पुरुषों का चैंपियनशिप होता है। महिलाओं के लिए उबेर कप खेले जाता है। और उबेर कप किसने जीता है आप कमेंट करके तुरंत बताओ फटाफट से, वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। थॉमस कप जीत लिया किसने? भारत की बैडमिंटन टीम ने। और हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, इन्होंने 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, और 1 करोड़ ही खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी देंगे बैडमिंटन टीम को। अगला, अप्रैल 2022 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति CPI पिछले 8 सालों के रिकॉर्ड तोड़ करके कितना हो गई है? तो देखो CPI जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये बढ़कर के हो गई है 7.79%। 2014 के बाद सबसे ज़्यादा ये हाईएस्ट है, पिछले 8 सालों का रिकॉर्ड ये तोड़ दी है। 7.79% भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जो है। अच्छा, ये जो है दोस्तों खुदरा मुद्रास्फीति, इसको मैंने आपको समझाया था, अगर आपको याद हो कि जो रिटेल महंगाई होती है ना, जैसे आप फुटकर में कोई चीज़ लेने जाते हो, नमक, चावल, घी, तेल, ठीक है ना, उस पर जो महंगाई की असर आती है वो CPI के द्वारा पता चलता है। CPI जो मुद्रास्फीति है, खुदरा मुद्रास्फीति, उससे पता चलता है। WPI से थोक महंगाई दर पता चलती है, और WPI का भी मैंने आपको बताया था।
WPI कितना बढ़ गया है, वो 15.08% हो गया है। ये भी हाईएस्ट, ये 24 सालों का रिकॉर्ड तोड़ के पार हुआ है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही आपको डाटा पता होना चाहिए। CPI 7.79% को पार कर गया है, ये भी एक रिकॉर्ड है। ये क्वेश्चन बनेगा जरूर, ये क्वेश्चन इसलिए बनेगा क्योंकि रिकॉर्ड टूटती महंगाई काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है। तो फिलहाल RBI को जिम्मेदारी दी जाती है कि खुदरा महंगाई को 2% से 6% के बीच में रखे, यानी कि 4% ±2% का टॉलरेंस रखे। लेकिन इस बार RBI नाकामयाब रही है। इसको देखते हुए RBI ने क्या किया कि CRR में 0.5% की वृद्धि कर दी, तो हो गया 4.5%, और रेपो रेट में 4.40% कर दिया है, यानी 0.4% की इसमें भी वृद्धि देखने को मिली हुई है। तो ये डाटा है, ये जितना भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया सब आप याद रखिएगा, सबसे क्वेश्चन बन सकता है। इकोनॉमिक से रिलेटेड करंट अफेयर आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। मतलब करंट अफेयर तो होता है, लेकिन अगर एग्जामिनर सोचता है थोड़ा सा इकोनॉमी वाला करंट अफेयर टच कर लेना, तो उसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। इस वजह से ये क्वेश्चन ज़्यादा प्रिय होते हैं एग्जामिनर्स के। अगला, हाल ही में किसने गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया? तो गति शक्ति संचार पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया है दोस्तों अश्वनी वैष्णव जी ने। अश्वनी वैष्णव कौन है? ये केंद्रीय रेल मंत्री हैं। इसके अलावा एक मंत्रालय और संभालते हैं, केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय। तो रेलवे मंत्री और कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव जी ने, इसने इस पोर्टल को लॉन्च किया हुआ है इन्होंने। ओके, तो ये जो होगा, जो भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर होंगे उनके जो आवेदक होंगे उनको एक पोर्टल प्रोवाइड करेगा, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा, जिससे गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया जा सके। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक लैब खोली? तो नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन दोस्तों हैदराबाद में हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया हुआ है। ये बहुत ही यूनिक है दोस्तों। साइबर से रिलेटेड जो मामले आते हैं उनकी फॉरेंसिक जांच यहाँ पर हो सकेगी इस लैब में। तो नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब है, भारत का पहला है। 35.51 करोड़ रुपए खर्च करके ये बनाए गए हैं। कहाँ पर? केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में, हैदराबाद के कैंपस में ये स्थापित किया गया है। अगला, हैदराबाद से रिलेटेड करंट अफेयर के कुछ और क्वेश्चन हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हैदराबाद ऐसा टॉपिक है, ऐसा समझ लो कि सिटी है, बहुत ज़्यादा चर्चे में रहता है हमेशा। हैदराबाद में ही भारत का पहला डॉग पार्क खोला गया। दुनिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम यहाँ पर खोला गया। भारत की पहली फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी लैब का उद्घाटन हुआ है। मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 की मान्यता मिली है। हैदराबाद जिसमें दूसरी बार लगातार ये मान्यता पाया हुआ है, 2020 का भी ये पाया हुआ था, और हैदराबाद एकमात्र ऐसा भारतीय शहर है जो 2 बार इसके लिए चुना गया है। विंग्स इंडिया 2022 फोरम का आयोजन यहाँ पर किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सबसे बड़ा डाटा सेंटर लॉन्च करने की घोषणा की। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन अभी किया गया, जो कि रामानुजाचार्य जी की 216 फीट की ऊंची प्रतिमा है, और ये 5 फरवरी को उद्घाटन किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क है ये, ठीक है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क यहीं पर स्थापित किया गया है हैदराबाद में, ठीक है। तो ये हैदराबाद से रिलेटेड क्वेश्चन थे, याद रखना है आपको। अगला, किस राज्य में टोमेटो फ्लू का पहला मामला देखने को मिला? तो दोस्तों अभी केरल में टोमेटो फ्लू का मामला आया था चर्चे में। टोमेटो फ्लू बेसिकली क्या था कि टमाटर जैसे चिकत्ते पड़ जा रहे थे। टोमेटो फीवर, टोमेटो फ्लू के नाम से ये प्रचलित हुआ। तो इसको ये मत समझिएगा कि टमाटर से कुछ ऐसा फैल रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। बस शरीर में, बच्चों की बॉडी में छोटे छोटे लाल गोल गोल टमाटर जैसे चकत्ते पड़ जा रहे थे, और इसकी वजह से उनको बुखार चढ़ जा रहा था, दस्त वगैरह आने लग रही थी। तो इस वजह से टोमेटो फ्लू के नाम से इसे जाना गया, ठीक है। तो ये केरल में मामला देखने को मिला। उसके बाद केरल के आसपास के राज्यों में भी थोड़े थोड़े कुछ एकाध मामले देखने को मिले। बाद में मामला सब ठीक ठाक हो गया। अभी तो उतना ज़्यादा चर्चे में नहीं है। अभी तो इधर मंकी पॉक्स फैल रहा है यूरोपियन कंट्रीज में, देखना है आगे क्या होता है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ये देखने को ज़्यादा मिल रहा था। केरल के अभी कोल्लम जिले में पहला मामला देखने को मिला था। अगला, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बन गए दोस्तों मणिक साहा। विप्लव कुमार देव जी ने इस्तीफा दे दिया और अब इनकी जगह पर मणिक साहा आए हैं। ये भी बीजेपी पार्टी से ही हैं, और त्रिपुरा के अभी बीजेपी के स्टेट लीडर थे, जो होता नहीं राज्य अध्यक्ष, वो थे ये। तो अभी इनको CM बना दिया गया है। तो विप्लव कुमार देव इस्तीफा दे चुके हैं। त्रिपुरा में चुनाव भी होने वाला है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य यहीं को ये इस्तीफा दिए, विप्लव देव, ठीक है।
2023 में विधानसभा का चुनाव होगा त्रिपुरा में। अगला, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में गरीब छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोलने का फैसला किया? तो भारतीय सेना जो है ये मणिपुर में दोस्तों गरीब छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोलेगी, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आदमी का सोचने का तरीका बदलती है। और उस क्षेत्र में जहां पर सेना है वो देख रही है कि वहां पर बच्चे जो हो रहे हैं वो बड़े हो रहे हैं, तो बड़े होने के साथ साथ उनको गन थमा दी जा रही है और वो आगे चल करके उग्रवादी बन जा रहे हैं। अगर उनको पढ़ा लिखा करके इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करा करके उनको अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला दिया जाएगा, आगे चल करके वो देश में काम आएंगे, देश के हित में। लेकिन अभी गन ले लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं मर्डर यही सब करेंगे। तो फिलहाल रेड शील्ड सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड वेलनेस नाम से मणिपुर के विष्णु जिले में गरीब बच्चों के लिए टीचिंग के लिए भारतीय सेना के द्वारा कोचिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराई जाएगी जिससे इस सेक्टर में जा सकें। अगला, हाल ही में किस मस्जिद में पुरातत्व विभाग के सर्वे के बाद शिवलिंग मिला है? ये मामला काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ा हुआ है, आप देख रहे हो चर्चे में है। ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद दोस्तों ये बनारस में है, वाराणसी में। यहाँ पर पुरातत्व विभाग के सर्वे के बाद, यहाँ पुरातत्व विभाग नहीं कहेंगे हम लोग, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक टीम गठित की गई थी, तो वहाँ की कोर्ट के द्वारा एक टीम गठित की गई थी और उसके बाद उस टीम ने शिवलिंग की पुष्टि की है वहाँ पर। ठीक है, फिलहाल मामला अभी सुप्रीम कोर्ट भी चला गया है और वहाँ पर सीआरपीएफ को जिम्मेदारी दी गई है कि इस एरिया को सील कर दिया जाए और वहाँ पर उसको सुरक्षित और संरक्षित रखने का भी प्रयास किया जाए। तो यहाँ पर 12 फीट शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल मामला अभी कोर्ट में है। अगला, कौन सा राज्य जीएसटी पंजीकरण में शीर्ष पर है? तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के मामले में टॉप पर है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद सेकंड पोजीशन आता है यूपी का। इसमें बताया गया है कि जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन कराने वाले जो उद्योगपति हैं, जो दुकानदार हैं, जो व्यक्ति हैं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के व्यक्ति कराते हैं। दूसरे नंबर पर यूपी वाले हैं। ठीक है ना, और मुझे समझ में नहीं आ रहा यूपी वाले इतने ईमानदार कब से हो गए। फिलहाल 1.33 मिलियन लोगों ने यूपी में जीएसटी का मासिक भुगतान किया है, ये करते हैं। 1.48 मिलियन लोग महाराष्ट्र में करते हैं। ठीक है, और 1.09 मिलियन लोग गुजरात में करते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि 1.33 मिलियन लोग का करना, यूपी में आप देख रहे हो वैसे ही 24 करोड़ से 30 करोड़ तक के बीच में आबादी है, तो इसमें 1.33 मिलियन यानी कि 13 लाख लोग ही तो हुए। ठीक है, यूपी की अपेक्षा। फिलहाल जीएसटी जो है पंजीकरण के मामले में शीर्ष पर कौन है? महाराष्ट्र है। जीएसटी के बारे में बेसिक चीज़ें तो मैं आपको बहुत बार बताया हुआ हूँ। आप एक काम करो, जीएसटी के बारे में इससे अच्छा रिवीजन हो ही नहीं सकता। आप जीएसटी के बारे में कमेंट करके जो जो भी चीज़ें आती हो ना लिख डालो। मैं तो ये कहूँगा कम से कम आप 10 पॉइंट लिखने की कोशिश करो, देखते हैं कितने लोग लिखते हैं। अगला, हाल ही में किसने S-200 मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों इसरो ने S-200 मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसरो ने ये परीक्षण किया है गगनयान मिशन के लिए। एक्चुअली में गगनयान मिशन दोस्तों ये लॉन्च होने वाला है 2023 के अंत तक। तो जब ये लॉन्च होने वाला है, इसके तहत मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो अब अंतरिक्ष में भेजा जाएगा तो इसमें विभिन्न चरणों का, विभिन्न स्टेजेस का पहले ही परीक्षण कर लिया जाता है। ठीक है, तो उसमें S-200 मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर जो है, जो कि बेसिक है, समझ लो कि सबसे नीचे वाला जो है, बेस वाला जो उसका स्टेज है, उसका परीक्षण किया जा रहा है। ठीक है, GSLV Mk3 के द्वारा ये इसका परीक्षण किया गया है। इसको LV-M3 भी कहा जाता है। क्लियर? इसरो के बारे में बात करेंगे तो एस सोमनाथ जिसके अध्यक्ष हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं S उन्नीकृष्णन नायर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की सहायता से ये अभी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में श्रीहरिकोटा में इसका परीक्षण किया गया। अगला, किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का निधन हो गया? तो एंड्रू साइमंड्स दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। कुछ दिन पहले ही अभी दोस्तों शेन वॉर्न का भी निधन हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के वो दिग्गज गेंदबाज थे। यहाँ पर अभी एंड्रू साइमंड्स का निधन हो गया है। बहुत लंबा इनका क्रिकेट कैरियर तो नहीं रहा और ना ही बहुत लंबी लाइफ रही। 48 साल की उम्र में ही कार एक्सीडेंट में इनका निधन हो गया। इन्होंने 26 टेस्ट मैच खेले थे, 1462 रन बनाए, 24 विकेट लिए। ऑलराउंडर थे क्योंकि 198 वनडे मैचों में 5000 से ज़्यादा रन और 133 विकेट लिए। 14 T20 मैचों में 337 रन और 8 विकेट लिए थे। हरभजन सिंह के साथ मंकी गेट विवाद हुआ था इनका, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये चर्चे में रहे थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अभी 2 दिग्गज खिलाड़ी और जिनका निधन हुआ, रॉड मार्श और शेन वॉर्न। अगला,
हाल ही में किस अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया? तो दोस्तों बाघ अभ्यारण्य के रूप में अभी हाल ही में रामगढ़ विषधारी नेशनल पार्क को रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को मान्यता मिल गई है। तो ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बन गया है। 52वां टाइगर रिजर्व बन गया है, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में ये स्थित है रामगढ़ विषधारी, ठीक है, अभ्यारण्य। तो राजस्थान का ये चौथा है और भारत का 52वां है। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स ये 3 पहले से हैं। तो अब ये हो गए। अच्छा, अभी ये 2019 में एक रिपोर्ट जारी हुई थी, स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। इसमें बताया गया था देश भर में 20 राज्यों में टाइगर्स पाए जाते हैं, जिनमें से टोटल संख्या है 2967। ये 2019 का डाटा है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत में टोटल नेशनल पार्क की संख्या 106 है। ऑफिशियल यहाँ की बात की जा रही है, ऑफिशियल, ठीक है, जो बिल्कुल जिनको मान्यता प्राप्त मिल चुकी है, जो अभी अभी मतलब जैसे होता नहीं प्रस्तावित, तो प्रस्तावित नहीं है, जो बिल्कुल घोषित ही कर दिए गए हैं। भारत में देखिए कुल टाइगर रिजर्व तो 52 है, लेकिन अभी एक प्रस्ताव में है 53वां प्रस्तावित है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ में है। इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं, लेकिन अभी ये प्रस्तावित है, अभी इसको मान्यता पूरी तरीके से नहीं मिली है, ठीक है। तो अब किसको मिल गया है? अभी रामगढ़ विषधारी को। तो 52वां पूछा जाए तो रामगढ़ विषधारी बताएंगे आप। हो सकता है आपके एग्जाम आते आते इसको 53वें को इसको घोषित कर दिया जाए, तो जब 53वां पूछा जाएगा तो आप गुरु घासीदास नेशनल पार्क बता दीजिएगा। अगला, सोमालिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने? तो सोमालिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं दोस्तों हसन शेख मोहम्मद। हसन शेख मोहम्मद यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये सोमालिया के नए प्रेसिडेंट होंगे। नए प्रेसिडेंट नहीं, दोबारा बार चुने गए हैं, ठीक है, दूसरी बार चुने गए हैं। ये इससे पहले अभी 2012 से 2017 पर थे, लेकिन 17 से 22 तक दूसरा कोई था, और अभी ये दोबारा से आए हुए हैं हसन शेख मोहम्मद। सोमालिया के बारे में अगर बात करेंगे तो मोगादिशु इसकी राजधानी होती है, प्रधानमंत्री है मोहम्मद हुसैन रोबेल, और सोमाली स्विलिंग होती है यहाँ की कैपिटल। अभी हाल फिलहाल में कुछ और भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं, उनका हम लोग कर लेते हैं रिवीजन। जैसे मार्कोस जूनियर फिलीपींस के प्रेसिडेंट बने हैं, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी हैं, ठीक है। यू सुक सोल दक्षिण कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रॉनिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, क्योंकि वहां पर गोटाबाया राजपक्षे के जो छोटे भाई हैं महेंद्र राजपक्षे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। गोटाबाया राजपक्षे तो प्रेसिडेंट हैं। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के दोबारा से राष्ट्रपति अभी बने हुए हैं। पैट्रिक अच्छी ये आइवरी कोस्ट की प्रधानमंत्री बने हैं, और अलेक्जेंडर बुसी के सर्बिया के राष्ट्रपति बने हैं दोबारा। और अभी मैंने आपको बताया था एंथनी अल्बनीज, ये कहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ऑस्ट्रेलिया के न्यू पीएम बने हैं, ठीक है। इनका भी नाम आप याद रखेंगे। अगला है, किस देश की अन्ना कबाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी? तो अन्ना कबाले दुबा दोस्तों ये केन्या की रहने वाली हैं, और ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का खिताब पाई हुई हैं। अन्ना कबाले दुबा जो हैं ये एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीती हुई हैं, जो कि दुनिया का सबसे बेस्ट नर्सिंग के क्षेत्र में अवार्ड माना जाता है। अपने कम्युनिटी में महिला जननांग विकृति जैसी पुरानी सांस्कृतिक प्रथाओं के खिलाफ इन्होंने शिक्षा का समर्थन किया। इनके इस प्रयास की वजह से इनको $2.5 लाख का अमेरिकी डॉलर का इनको मिला है अवार्ड। अच्छा, ब्रह्मास्त्र ई बुक आई हुई है दोस्तों। ब्रह्मास्त्र ई बुक 2021 की पूरे करंट अफेयर का आपका कंप्लीट यहाँ पर कवर कराती है, और इसमें खास बात तो ये है कि सब कुछ चैप्टर वाइज है, आसान लैंग्वेज में है, 100% कवरेज मिलता है। आपके किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें ये काम आएगा। चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलने से फायदा ये होता है कि आप डेली का डेली टारगेट बना सकते हो। डेली का डेली टारगेट बना करके आप एक एक चैप्टर एक एक टारगेट एक एक महीने का सेट करके आप तैयार करते जाओगे, और पता भी नहीं लगेगा, मात्र 10 दिन में आप पूरा का पूरा करंट अफेयर तैयार कर लेते हो। करंट अफेयर अगर आप तैयार कर लेते हो तो समझ लो 10 से 15 क्वेश्चन आपके बन गए। 10 से 15 क्वेश्चन आजकल एग्जाम में वेटेज है करंट अफेयर का, इसको आप ले सकते हो। इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इसे ले सकते हैं, इंग्लिश में भी ई बुक अवेलेबल है, MZT ऐप पर अवेलेबल है ये, तो MZT ऐप पर जाकर के ले सकते हो। हर एक महीने की भी आती है, तो आप इंडिविजुअली हर एक महीने की भी ले सकते हो। चैप्टर बाय चैप्टर रहता है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। यूपी लेवल के जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यूपी की एक खास ई बुक आई हुई है, इसको भी आप ले सकते हो, यूपी जीके प्लस करंट अफेयर। इसमें दोस्तों 2000 बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा समय लूंगा आपका, 2020, 2021 और 2022 इन तीनों सालों का यूपी स्पेशल का दोस्तों करंट अफेयर है।
इसके अलावा यूपी का स्पेशल जीके मिल जाता है आपको। इसके अलावा आपको कंप्यूटर का फ्री प्रैक्टिस सेट मिल जाता है, क्योंकि यूपी का कोई सा भी एग्जाम हो बिना कंप्यूटर के क्वेश्चंस का वो एग्जाम बनता नहीं है। कंप्यूटर जरूर उनके सिलेबस में होता है, इस वजह से कंप्यूटर का भी इसमें 250 प्लस क्वेश्चन का दिया जा रहा है प्रैक्टिस सेट। तो आप ये सारी चीज़ें पा जाओगे एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी ऐप फटाक से डाउनलोड कीजिए। व्हाट्सएप क्यूरी भी आपकी सॉल्व की जाएगी, तो आप व्हाट्सएप पे भी हमसे संपर्क कर सकते हो। चलिए फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा दोस्तों नेशनल डेटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया है, क्यों लॉन्च किया है? जिससे भारत के बारे में अगर किसी को कोई डेटा चाहिए, कोई ऑथेंटिक डेटा चाहिए, तो वो इस वेबसाइट पर पा सकता है, बिल्कुल सही जानकारी के साथ। सरकार का डेटा होगा इस पर, ठीक है। तो ये डेटा काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में स्थापित हुआ था। नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं बाय डिफॉल्ट। डॉक्टर सुमन के बेरी ये इसकी नई उपाध्यक्ष हैं, राजीव कुमार जी की जगह पर आए हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। सीईओ हैं अमिताभ कांत। अगला, भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC NSE में कितने रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुई? तो LIC जो है दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 872 रुपए में लिस्ट हुई NSE में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ये बड़ी बुरी बात रही। लोग 949 रुपए, 941 से 949 की रेंज का लगाए हुए थे, अनुमान प्रिडिक्ट किए थे, लेकिन ये बहुत नुकसान कराई। LIC जो है 872 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट होने की वजह से जो जनरल जो थे, जो मतलब बिना किसी डिस्काउंट पर जो लिए थे, उनको लगभग 1250 रुपये के आसपास में लिस्टिंग के दौरान ही घाटा लग गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक लॉट लेना था, एक साथ 15 शेयर लेने होते थे, और आप 82 रुपया एक शेयर में लॉस का गुणा कर लो, मल्टीप्लाई कर लो 15 से, ठीक है। फिलहाल फिर भी ये 5.53 लाख करोड़ रुपए के मार्केट वैल्यूएशन के साथ लिस्ट हुई, जो कि बन गई 5वीं सबसे बड़ी भारतीय कंपनी। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी बन गई है। भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी तो बन ही थी ही पहले से, अभी भी है। LIC ने दोस्तों 3.5% हिस्सेदारी बेच करके 21,000 करोड़ रुपए का आमदनी इकट्ठा किया हुआ है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे डिटेल्स है। मार्केट कैप के बारे में अगर देखा जाए तो 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। और उसके बाद अगर सरकारी कंपनियों में देखा जाए तो टॉप पर है, वहीं इंश्योरेंस कंपनियों में भी ये टॉप पर बनी हुई है। 5.53 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगला, हाल ही में हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? इसको जीत लिया दोस्तों ओडिशा की टीम ने। हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप ओडिशा की टीम ने जीत लिया है। ओडिशा की टीम ने कर्नाटक को 2-0 से हरा करके खिताब अपने नाम किया है। ये आयोजित हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश में। 12वां इस बार का संस्करण था। ओडिशा से रिलेटेड अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे स्पोर्ट से, तो ओडिशा देश का पहला राज्य बना है जो भारतीय पुरुष और भारतीय महिला हॉकी टीम को 10 सालों तक स्पॉन्सर करेगी। यहाँ पर महिला कर लो, ठीक है। इसके बाद पुरुष हॉकी का विश्व कप जो होगा ये 2023 वाला, ये ओडिशा में होगा। 2018 वाला भी ओडिशा में ही हुआ था। अगला, हाल ही में किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार CBE से सम्मानित किया गया? CBE से सम्मानित किया गया किसे? अजय पीरामल को। अजय पीरामल यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश मानद पुरस्कार CBE से सम्मानित किया गया है। CBE मतलब होता है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा दोस्तों 3 प्रकार के जो ब्रिटिश शासन सम्मान होते हैं। एक तो होता है CBE, एक होता है OBE, एक होता है MBE, ठीक है। तो ये तीनों में से 2 अभी दिए जा चुके हैं। एक तो CBE हो गया, अजय पीरामल को दिया गया। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति, इनको MBE पुरस्कार मिला था। MBE पुरस्कार यानी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, और OBE का मतलब होता है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। क्लियर है? तो ये अवार्ड हैं ब्रिटिश शासन के द्वारा दिए जाते हैं। अगला, हाल ही में ग्रीनको द्वारा कहां पर दुनिया के सबसे बड़े रीन्यूएबल एनर्जी भंडारण संयंत्र की स्थापना की गई? तो दोस्तों ग्रीनको जो कंपनी है ये दुनिया के सबसे बड़े रीन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्लांट की स्थापना कर रहा है। कहां पर? तो ये स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में दोस्तों रीन्यूएबल एनर्जी से 5230 मेगावाट क्षमता वाला $3 बिलियन की खर्च करके बनाया गया ये प्लांट। इसमें आर्सेनल मित्तल ने भी $600 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है हालांकि, ठीक है। तो ये होगा दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा भंडारण संयंत्र। अगला,
हाल ही में इटालियन ओपन 2022 किसने जीता? इसको जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। सर्बिया की ये खिलाड़ी हैं और इस बार का, इस सीजन का इनका पहला खिताब है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन ये खेलने ही नहीं गए थे, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन वाले कह रहे थे कि आप कोविड की जांच कराओ, ये कह रहे थे नहीं हम जांच नहीं कराएंगे, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये नहीं खेलने गए थे। पिछली बार अगर बात करें तो पिछली बार 4 में से 3 ग्रैंड स्लैम में अकेले जीत लिए थे ये। तो इस बार इटालियन ओपन फिलहाल ये जीत लिए हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं, दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं। तो पुरुषों की बात रही। महिलाओं में अगर बात करें तो महिला एकल में इगा स्विटेक जो कि पोलैंड की हैं, इन्होंने जीता हुआ है इटालियन ओपन, ठीक है। अगला, विश्व बैंक के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रेषण के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो टॉप पर है दोस्तों भारत। भारत में विदेशी मुद्रा प्रेषण सबसे ज्यादा होता है। विश्व बैंक ने बताया है कि विदेशी प्रेषण के मामले में प्राप्तकर्ताओं वाले लिस्ट में भारत टॉप पर है। भारत में 2021 में 89 बिलियन डॉलर का प्रेषण प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर मैक्सिको है, तीसरे पर है चाइना। अभी इसी से मिलता जुलता दोस्तों एफडीआई वाला रैंकिंग आया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में दोस्तों भारत भी एक रिकॉर्ड दर्ज किया है वृद्धि। 89 पॉइंट समथिंग, 89 पॉइंट लगभग 5 मान के चलते हैं, इतना बिलियन डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ है इंडिया को, ये भी एक रिकॉर्ड है। विश्व बैंक 1944 में स्थापित हुआ था, वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ के, किस देश के कंट्रीब्यूशन से आता है? तो आप याद रखेंगे सिंगापुर। अगला, खाद्य तेल कंपनी रुचि सोया ने कितने करोड़ में पतंजलि फूड बिजनेस को खरीदने की घोषणा की? तो रुचि सोया जो कंपनी है दोस्तों, जो कि पतंजलि की ही स्वामित्व वाली कंपनी है, इसने पतंजलि फूड बिजनेस का एक्विजिशन करने के लिए 690 करोड़ रुपए का ऑफर किया था और 690 करोड़ में ये एक्विजिशन हुआ है, रुचि सोया के द्वारा हुआ है। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है और इसके द्वारा किया गया है। अब इसके बाद क्या हो गया है कि भारत में खाद्य तेल का सबसे बड़ा उत्पादक रुचि सोया ही है, ठीक है। पतंजलि आयुर्वेद ही इसको 2019 में खरीदा था, यानी स्वामित्व तो इसका पतंजलि के पास ही है। क्लियर है? अगला, OICA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा वाहन बाजार वाला देश कौन बना? तो सबसे बड़ा वाहन बाजार वाला देश है दोस्तों चाइना। चाइना सबसे बड़ा वाहन बाजार वाला देश है और भारत जो है ये चौथा बन गया है। जर्मनी को पीछे कर दिया है भारत ने। चौथे स्थान पर है इंडिया, ठीक है। टॉप पर है चाइना, सेकंड पर अमेरिका, थर्ड पर जापान और फोर्थ पर है भारत। ये रिपोर्ट जारी किया है किसने? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर डी ऑटोमोबाइल्स ने। क्लियर है? तो चलिए, पिछली बार अगर बात करें तो 26% की वृद्धि देखने को मिली है भारत में वाहनों की तुलना में। जर्मनी में तो समझ लो कि जर्मनी वगैरह तो बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हैं। बाकी की जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं वो दहाई का भी ग्रोथ नहीं दिखा पाई, दहाई अंकों का भी, 10% का भी ग्रोथ कोई नहीं दिखा पाया, जबकि यहाँ पर ये 26% का ग्रोथ इंडिया में देखने को मिला। अगला है, हाल ही में आयोजित ब्रिक्स 2022 के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता चाइना कर रहा है। ब्रिक्स की इस बार जो भी मेजबानी होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? चाइना करेगा 2022 में, ठीक है ना। इसकी मेजबानी चाइना के द्वारा ही करी जाएगी। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन देशों का एक ये संगठन है आर्थिक सहयोग के लिए। 2006 में स्थापित किया गया था और पहली मीटिंग हुई थी 2009 में। रसिया ने पहली मीटिंग को होस्ट किया था। इस बार का ये 14वां संस्करण है। पिछली बार का जो 13वां संस्करण था उसकी मेजबानी इंडिया ने करी हुई थी, ठीक है। तो इंडिया के बाद अब चाइना करेगा, अगली बार साउथ अफ्रीका करेगा। अगला, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ब्रिक्स का, ठीक है। अच्छा, इस बार की थीम जो है वो याद रखिएगा, थीम है फास्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप ऊसर इन ए न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये विदेश मंत्रियों की बैठक थी। अभी मेन बैठक भी होगी राष्ट्राध्यक्षों की भी। एस जयशंकर जी इसमें हिस्सा लिए थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का पहला ओवर द टॉप मंच शुरू करेगा? तो भारत का पहला ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म, सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा दोस्तों केरल राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वो सी स्पेस नाम से भारत का पहला सरकारी, जो राज्य सरकार के स्वामित्व वाला होगा OTT प्लेटफॉर्म, वो लॉन्च करेगा। OTT मतलब होता है ओवर द टॉप, ठीक है। तो नाम इसका याद रखिएगा, सी स्पेस होगा। क्लियर? अगला, हाल ही में निखत जरीन ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों निखत जरीन ये बन गई हैं विश्व मुक्केबाज चैंपियन। महिलाओं में ये विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीत ली हैं, गोल्ड मेडल जीती हुई हैं। यहाँ पर आपको दिख रही हैं निखत जरीन।
इन्होंने जीता हुआ है गोल्ड। ये 52 किलोग्राम की कैटेगरी में जीती हुई हैं। इन्होंने थाईलैंड की जितपोंग जुतामास को हराया हुआ है। तुर्की के इस्तांबुल में यह आयोजन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये चैंपियन बनने वाली 5वीं महिला भी बन गई हैं। 5 महिलाएं टोटल वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन हो चुकी हैं भारत में। ये भारत के लिए बहुत ही प्राउड मूवमेंट है। मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आर्यल और लेक केसी, ये 4 और महिलाएं हैं जो कि मुक्केबाज चैंपियन रह चुकी हैं। ओके, तो बस दोस्तों ये तो था इस वीक का, यानी कि 15 मई से लेकर के 21 मई तक का 2022 का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर का रिवीजन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने बहुत ही बेहतर ढंग से रिवीजन किया होगा। वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्कोर अपना कमेंट करके जरूर बता दीजिए। स्कोर आप भूलिएगा मत, स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी है ये भी आपको बताना है। और अगर आप MZT ऐप पर जाकर के प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलने वाला है। गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, MZT ऐप इंस्टॉल करके रखो। बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको फ्री में मिलेंगे। हमारी ई-बुक्स भी आप ले सकते हो और हमारे वीडियो कोर्सेज को भी आप एक्सेस कर सकते हो। अभी के लिए NTPC 40 अगर आप कूपन कोड यूज करोगे तो NTPC के स्पेशल GK बैच में आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही रखते हैं दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।